हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोगों में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तुम लोग पता नहीं क्या यार, तुम लोग ऐसे बिल्कुल एनर्जी नहीं है। कुछ खा के नहीं आते सुबह? अच्छी बात है, खा के नहीं आओगे तो ज्यादा एनर्जी होगी। नींद तो आती है, तुम लोग आंखें खोल के सोते हो। सोने के टाइम पे तुम लोग फोन को खोलते हो और जिस टाइम फोन पे खेलना होता है उस टाइम सोते हो। क्लासरूम में 90% स्टूडेंट आंख खोल के सोता है। ये भी एक अपने में कला है। नहीं पता तुम लोगों को आंख खोल के कैसे सोते हैं? अभी दिखाऊंगा। धीरे धीरे गर्मी ज्यादा बढ़ने दो और उसके बाद लास्ट लेक्चर जब होता है, ठीक है। यहां तो तुम लोग बेटा बहुत अच्छे हो। लक्ष्मी नगर दिल्ली के अंदर बात करता हूं, दिल्ली के अंदर सुबह 7:30 पे लेक्चर स्टार्ट होता है, इवनिंग 5:30 लेक्चर ओवर होता है। दैट इज द ऑफिशियल टाइमिंग। और 5:30 जब लेक्चर ओवर होता है, स्टूडेंट ऐसे होता है, सर अब जाने के लिए प्लीज कोई ना कोई कैब करा दो। हमसे नीचे सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आया भी नहीं जा रहा। बेटा एक बात वापस बोल रहा हूं, तो थोड़ा सा वापस, एक चीज बहुत अच्छी जगह पे हो, क्योंकि मैं तो एक्चुअल में रियलिटी आपको बता सकता हूं। आगे आपकी सबकी चॉइस है फ्यूचर के लिए। चलिए अगर मैं बात करूं तो बेटा अभी तक हम लोगों के जो लेक्चर हुए हैं, प्लीज सारे, अभी तक हम लोगों के बेटा जो लेक्चर हुए हैं उस लेक्चर के अंदर मैंने कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। अभी तक अगर मैं बात करूं तो हम लोगों के 2 लेक्चर हुए थे और उस 2 लेक्चर के अंदर हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उस इंट्रोडक्शन का कोई भी एज सच लिंकेज नहीं है आज के लेक्चर के अंदर। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों का चैप्टर। अब वापस से सुन लीजिए, जितने भी स्टूडेंट आज नए ज्वाइन हुए हैं, दैट इज फ्रेश, जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, एज सच कुछ भी अभी नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन मैंने पढ़ाया था और उस इंट्रोडक्शन पोर्शन के अंदर मैंने आपको बताया था बेटा आप लोगों के सिलेबस के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे, एज वेल एज बेटा हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा क्लास के अंदर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों के बेटा, आप लोगों के जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस। ध्यान से सुन लीजिए, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट चैप्टर इज पब्लिक फाइनेंस। और पब्लिक फाइनेंस जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर बेटा आपके सिलेबस के अंदर 4 यूनिट्स गिवन हैं। इसका मतलब बेटा आपके सिलेबस को किस तरीके से डिजाइन किया गया है वो थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पब्लिक फाइनेंस तो बेटा किस चीज का नाम है? पब्लिक फाइनेंस किस चीज का नाम है? चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंदर बेटा कितने यूनिट्स गिवन हैं? 4 यूनिट। इसका मतलब स्टूडेंट को यह दिखाया गया कि चैप्टर तो एक ही है, पब्लिक फाइनेंस, और उस चैप्टर को 4 पार्ट में क्या कर दिया गया? डिवाइड। और उन चारों पार्ट्स को उन्होंने क्या बोल दिया? यूनिट। इसका मतलब बेटा एक बात सोचिए, अगर ये चारों यूनिट का कंटेंट, अगर ये 4 अलग अलग यूनिट नहीं बनाई जाती तो चारों यूनिट का कंटेंट एक ही चैप्टर में होता, पब्लिक फाइनेंस। और आप लोगों को लगता कि ये इतना वाइड चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस की, खत्म ही नहीं होके दे रहा। तो बेटा इसलिए क्या किया गया, इसलिए आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर को यूनिट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। Small units are easy to recall, small units are easy to revise compared to whole chapter, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपके चैप्टर से। चैप्टर का नाम है पब्लिक फाइनेंस। इस चैप्टर में टोटल 4 यूनिट्स हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आपकी यूनिट नंबर 1। प्लीज समझिएगा, यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और यूनिट नंबर 1 का नाम है फिस्कल फंक्शंस। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पब्लिक फाइनेंस चैप्टर से। पब्लिक फाइनेंस चैप्टर जो है उस चैप्टर के अंदर टोटल 4 यूनिट्स हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? फिस्कल फंक्शंस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहला काम सुनिए, सबसे पहला काम, ये जो यूनिट 1 मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इस यूनिट नंबर 1 का नाम है फिस्कल फंक्शंस। इस यूनिट के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं उसका एक चार्ट बना रहा हूं, आप सब लोग भी कॉपी करेंगे। सर इस यूनिट के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं? कितने सब टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं? पहले हम लोग उसका एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट से हमें एटलीस्ट ये समझ आएगा कि इस यूनिट के अंदर हमें कितने सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं।
तो हमें इसके अंदर एक सब टॉपिक पढ़ना है एंड दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दोबारा बताऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। वापस से सुन लीजिए, इस फिस्कल फंक्शन यूनिट के अंदर हमें पढ़ना है पहला टॉपिक, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद बेटा इसी यूनिट के अंदर हमें एक और सब टॉपिक पढ़ना है, दैट इज गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम, गवर्नमेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, इकोनॉमी में गवर्नमेंट के रोल्स के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बेटा इसके बाद आपको इसके अंदर एक चीज और पढ़नी है बेटा, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस, वापस व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय गवर्नमेंट। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट परफॉर्म करता है, जिसको क्या नाम दिया गया यहां पे, फिस्कल फंक्शंस। प्लीज ध्यान से सुनिए, पहला सब टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड सब टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम। और तीसरा आपको क्या पढ़ना है, डिफरेंट रोल्स ऑफ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट। कौन से फंक्शंस होंगे वो, फिस्कल फंक्शंस, जो आपके यूनिट का क्या है, नाम है। 3 फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, यहां पे लिख रहा हूं। एक फंक्शन आपको पढ़ना है एलोकेशन फंक्शन, एक आपको पढ़ना है बेटा एलोकेशन फंक्शन, एक आपको पढ़ना है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और एक आपको पढ़ना है स्टेबलाइजेशन फंक्शन। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैंने आपके सामने ये जो चार्ट बनाया है ये क्या है बेटा, ये आपके यूनिट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, मैंने उसको एक चार्ट की फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। तो आपको इसके अंदर पहला सब टॉपिक पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा सब टॉपिक आपको पढ़ना है बेटा गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम। और तीसरा आपको पढ़ना है व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म बाय गवर्नमेंट। और बेटा कौन कौन से फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट परफॉर्म करता है, एलोकेशन फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये तीनों फंक्शन क्या कहलाएंगे, फिस्कल फंक्शंस। तो बेटा एक चीज याद रखना, यही 3 सब टॉपिक्स हैं जो यूनिट नंबर 1 में गिवन हैं। अब इन सब टॉपिक्स में फर्दर सब टॉपिक्स और आएंगे। इसका मतलब खाली एलोकेशन फंक्शन अकेला एक फंक्शन के बारे में नहीं, एलोकेशन फंक्शन में बहुत सारे और सब टॉपिक्स हैं। जब मैं ये फंक्शन पढ़ाऊंगा उन सब टॉपिक्स का फर्दर एक और क्या बनवाऊंगा, आपको चार्ट बनवाऊंगा, जिससे आपको एटलीस्ट ये पता रहे कि आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है इस यूनिट के अंदर। तो हमारा पढ़ने का तरीका, सबसे पहले जब भी मैं कोई यूनिट स्टार्ट करूंगा उस यूनिट के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, उन सब टॉपिक्स का पहले मैं क्या बनवाऊंगा, आपको चार्ट। एटलीस्ट आपको यह पता रहेगा कि आपको इस यूनिट के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं। आई होप क्लियर है सबको। जल्दी से इस चार्ट को ड्रॉ करें, फिर इसके बाद हम लोग ये पहला टॉपिक है इसको कंप्लीट करते हैं। और आपके मॉड्यूल के अंदर एक चीज और बता देता हूं, आपके स्टडी मॉड्यूल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनके बारे में मॉड्यूल में लिखा नहीं, एमसीक्यू दे रखे हैं। मैं बोल रहा हूं साफ, स्टडी मॉड्यूल बना के कॉपी पेस्ट करी, स्टूडेंट को भेज दिया। अब बेटा कंटेंट कुछ भी नहीं है उससे रिलेटेड, कहां पे, आपकी यूनिट्स में, लेकिन उससे रिलेटेड कंटेंट को हटा दिया लेकिन एमसीक्यू हटाना भूल गए। साफ बोल रहा हूं बिल्कुल। और यह बात मैं हर जगह ऊपर तक पहुंचा चुका हूं कि मॉड्यूल बना दी जल्दबाजी में, स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है। अब एक बात प्रैक्टिकली मुझे बताओ, आपको कंटेंट पता नहीं, उस कंटेंट से रिलेटेड आपके मॉड्यूल में क्या गिवन है बेटा, एमसीक्यू। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, कंटेंट तो आपने पढ़ा ही नहीं। जब कंटेंट आपके सिलेबस में नहीं है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी नहीं होने चाहिए ना। तो बेटा मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर कंटेंट नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में दे रखा है।
एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसके बारे में कहीं ना कहीं बात हो रही है कि आपके कंटेंट को एटलीस्ट ठीक तरीके से क्या करा जाए, डिजाइन किया जाए। और आप लोग अगर इस चीज को देखेंगे, मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली ये चीज व्यू करा के दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं यूनिट नंबर 1 फिस्कल फंक्शंस की। अब अगर मैं बात करूं, बन गया सबका चार्ट? मुझे बताइए चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम पूछ रहा हूं, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस में कितनी यूनिट्स हैं? 4, जिसमें हम पहली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं फिस्कल फंक्शंस। अब सर सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है पहले ये तो समझो, उसके बाद कंटेंट को समझेंगे। सर पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस का सिंपल सा मतलब है हाउ गवर्नमेंट raises funds and do expenditure। प्लीज समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। पब्लिक फाइनेंस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारा क्या है? पैसा। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारा क्या आता है? फंड्स आता है। गवर्नमेंट के पास वो फंड्स कहां से आता है और उस फंड्स को गवर्नमेंट कहां पे एलोकेट करता है, कैसे एलोकेट करता है, ये चीज आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर कि गवर्नमेंट के पास फंड्स कहां से आ रहा है, गवर्नमेंट फंड्स को कहां से रेस कर रहा है और उन फंड्स को कहां पे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, स्पेंड कर रहा है। स्पेंड का मतलब यहां पे क्या लिखा? एक्सपेंडिचर। तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस? पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है बेटा हाउ गवर्नमेंट रेजेस फंड्स एंड डू एक्सपेंडिचर। तो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूं, खाली एक यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। एक यूनिट में कितने चैप्टर हैं? 4। चारों चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको इस पॉइंट से लिंकेज जरूर आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बताओ, गवर्नमेंट के पास फंड्स कहां से आते होंगे? पब्लिक से आते होंगे। पब्लिक से किस फॉर्म में फंड्स आते हैं? टैक्स की फॉर्म में। बेटा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप लोगों को पता है या नहीं पता, आप नेक्स्ट लेवल पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे टैक्सेशन, जब आपको पता होगा, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को नॉलेज भी होगी। बेटा कहीं ना कहीं जो पब्लिक टैक्स देता है वो टैक्स एक तरीके से गवर्नमेंट के पास जाता है। उस गवर्नमेंट को पास वो जो टैक्स आया, दैट इज गवर्नमेंट के पास वो क्या आ रहा है? पब्लिक से फंड्स। उस टैक्स को गवर्नमेंट क्या करता है? वापस से क्या करता है? स्पेंड करता है। कहां पे स्पेंड करता है? ये जो रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, ये सारी पब्लिक जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट उन चीजों को क्या करता है? वापस स्पेंड करता है। दैट इज व्हाट योर चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इज ऑल अबाउट। आई होप आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। क्लियर है सर? अब आते हैं हम लोग चैप्टर पे, दैट इज यूनिट पे, दैट इज फिस्कल फंक्शन। अब प्लीज फिस्कल फंक्शन के अंदर 3 फंक्शंस में आपको पढ़ाऊंगा, एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन। लेकिन इन फंक्शन से पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक 2 कंप्लीट करा रहा हूं, उसके बाद आपको ये फंक्शन समझ आएंगे। ठीक है? तो बेटा फर्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में लास्ट लेक्चर में मैं बता चुका था, दोबारा से बता रहा हूं, और गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर अगर मैं बात करूं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था सर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर किसी को याद हो, याद है जितने भी स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट थे, अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को मैक्रो एज वेल एज माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस बताया था। दोबारा से जल्दी से बता रहा हूं। अगर मैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, प्लीज ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता हूं, अगर मैं इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात करता हूं, इसको बोलते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। लेकिन सर अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा कंट्री के बारे में, किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? कंट्री के बारे में। कंट्री के मतलब यहां पे मैं बात कर रहा हूं इकोनॉमी एज अ होल के बारे में। इकोनॉमी एज अ होल के बारे में अगर मैं बात करता हूं, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर क्या मतलब हुआ? इसका एक एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मेरा बिजनेस कितना
प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, मेरा बिजनेस कितना प्रोडक्ट बनाता है, इसको क्या बोलेंगे? माइक्रो। क्योंकि मैंने सिर्फ अपने अकेले बिजनेस के बारे में बात करी। तो एक इंडिविजुअल बिजनेस या ग्रुप ऑफ बिजनेस या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अगर उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन पूरे इंडिया में, वापस सुन लो, पूरे इंडिया में सारे बिजनेस मिलके कितना प्रोडक्शन करते हैं, अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दी, वापस बोल रहा हूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दी स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल का मतलब यहां पे हम पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे, पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आई होप क्लियर है। मैंने लास्ट लेक्चर में एक और एग्जांपल भी दिया था, आपको दोबारा दे रहा हूं। तुषार कितनी चॉकलेट कंज्यूम करते हैं? दैट इज व्हाट, क्योंकि मैंने यहां पे किसके बारे में बात करी? इंडिविजुअल तुषार। लेकिन पूरे इंडिया में चॉकलेट का कितना कंजम्पशन होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आपके मॉड्यूल में जो गिवन है, दैट इज इस यूनिट में मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब इसको एक बात और याद करना, ध्यान से सुन लो, इसको कई बार हम लोग पता है क्या बोल देते हैं? एग्रीगेट। अगर मैं बात करूं, इसको कई बार हम लोग पता है क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एग्रीगेट, सबके बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एक वर्ड आता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल। आई होप क्लियर है। अब आते हैं सर आपके टॉपिक पे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद देखो क्या लिखा है, गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सोच के बताओ, ध्यान से सुनना और प्लीज थोड़ा सा फोकस करना, फिर अपडेट कराऊंगा। बेटा मुझे एक बार बताओ, गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं सर। हर इकोनॉमी के कुछ गोल्स होंगे। बेटा मुझे बताओ, हर कंट्री की गवर्नमेंट, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज समझो, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहेगी? प्लीज सुनो, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कि उस कंट्री का ग्रोथ हो या ना हो? ग्रोथ हो, यस या नो? समझिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं। अब गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला गोल क्या दे रखा है? प्लीज, पहला गोल दे रखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। प्लीज समझिए, इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? मुझे बताइए, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहेगी? कि कंट्री ग्रो हो या ग्रो ना हो? तो बेटा मुझे बताओ, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला गोल क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब समझा रहा हूं, प्लीज सोच के मुझे आंसर देना। कंट्री की जीडीपी, वापस सुन लो, जीडीपी का मतलब समझते हो? बेटा मैं फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा, एक मिनट। जीडीपी की फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वापस सुन लो, लेमन टर्म्स में बता रहा हूं, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए जीडीपी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड होता है यूजुअली? वो 1 ईयर। इसका मतलब एक साल में इंडिया के अंदर, अगर मैं इंडिया की बात करूं, एक साल में इंडिया के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसके टोटल वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। इसका मतलब इंडिया में एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज टोटल कितनी बन रही हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीपी। ठीक है, फिलहाल के लिए अब सोच के बताओ, जीडीपी का रेट पॉपुलेशन के रेट से फास्ट होना चाहिए या पॉपुलेशन का रेट जीडीपी के रेट से फास्ट होना चाहिए? सोच के समझो, जीडीपी ज्यादा ग्रो करनी चाहिए ना कंपेयर टू पॉपुलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा? एक मिनट ध्यान से सुनो, पॉपुलेशन तो ज्यादा हो गई और बेटा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कम हो गए, जिससे क्या प्रॉब्लम आएगी? क्या प्रॉब्लम आएगी?
इसका सिंपल सा मतलब है ग्रोथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले गोल में लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में इन्होंने लाइन लिखी है कि रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिससे बेटा कहीं ना कहीं देश की क्या होगी, दैट इज जिससे कहीं ना कहीं कंट्री क्या करेगी, ग्रो करेगी। आई होप क्लियर है सबको। तो पहला गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक लाइन, रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन। अगर रेट ऑफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ जीडीपी तो कंट्री क्या नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी। दैट इज द फर्स्ट गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है, पक्का? अब आते हैं सेकंड ग्रोथ, दैट इज सेकंड गोल लिखा है। सेकंड गोल क्या लिखा है बेटा, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेटा मुझे एक बात सोच के बताओ, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहेगी, उनकी कंट्री के अंदर बेरोजगारी हो या ना हो? दैट इज सिंपल वर्ड में क्या लिखा है, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मुझे बताओ ना, हर कंट्री की गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि कहीं ना कहीं उन कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई हो। और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई तब होगा जब उन सबके पास क्या होगी, इनकम होगी। और इनकम तभी होगी ना जब उनके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट है। तो सेकंड गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट? सबके पास क्या होना चाहिए, सबके पास क्या होनी चाहिए, इनकम। और इनकम होगी तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, हाई। तो मुझे एक बात सोच के बताओ ना, हर कंट्री क्या चाहती है कि वो कंट्री क्या करे, ग्रो। तो पहला गोल क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, हर कंट्री क्या चाहेगी, सबके पास क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट होगा तो इनकम होगी, इनकम होगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, हाई। एंड तीसरा गोल, थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक गोल क्या लिखा है, प्लीज समझिएगा, स्टेबल प्राइस। प्लीज समझिए इस चीज को, स्टेबल प्राइस। सर स्टेबल प्राइस का मतलब क्या होता है, प्लीज सुनो। प्राइस मतलब, प्राइस यहां पे स्टेबल प्राइस का मतलब दो चीज से है, इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का बढ़ना, महंगाई। और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइसेस का कम होना। अब मुझे बताओ, प्राइस बढ़ना अच्छा है, प्राइस कम होना अच्छा है? एक मिनट, फिर मैं लॉजिक पूछूंगा। मैंने लास्ट लेक्चर में एक चीज और आपको बताई थी, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं क्या है, लॉजिक है। इसलिए वर्ड क्या रहता है, अप्लाइड साइंस। भूल गए बहुत सारे, सोच के। अब एक मिनट खाली कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, जो खरीद रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हम हमेशा सोचते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो मुझे कस्टमर बोला जाएगा। अब मैं जब परचेस कर रहा हूं तो मैं सोचूंगा ना प्राइस हमेशा क्या रहे, कम। लेकिन बेटा सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, प्लीज समझो, दोनों को दिमाग में रख के सोचो। अगर प्राइस ज्यादा होते हैं, प्लीज समझो, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। अगर प्राइस ज्यादा हुए तो बेटा क्या कम हो जाएंगे, कस्टमर कम हो जाएंगे। और बेटा जो कहीं ना कहीं जिनकी इनकम कम है वो खरीदेंगे ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम होगी। अब अगर प्राइस कम होते हैं, अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम होते हैं तो बेटा प्रॉब्लम किसको होगी, सेलर को होगी प्रॉब्लम। सेलर को प्रॉफिट कम होगा। सोच के सोचो, जब प्राइस कम हो गए तो सेलर को प्रॉब्लम हुई, सेलर को क्या कम होंगे, प्रॉफिट कम होगा। जब सेलर को प्रॉफिट कम होगा तो बेटा सेलर अपने एम्प्लॉइज को जॉब से क्या कर देगा, निकाल देगा। और जब जॉब से निकाल देगा तो क्या आ जाएगा बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेटा ना तो प्राइस कम होने चाहिए ना प्राइस ज्यादा होने चाहिए, हमेशा प्राइस कैसे होने चाहिए, स्टेबल। समझो इस चीज को।
अब वापस जा रहा हूं बेटा, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन देंगे। व्हाट इज नॉट द गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? 4 ऑप्शन। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा स्टेबल प्राइस, फोर्थ कुछ भी अलग से। तो क्या आंसर होगा? फोर्थ। तो बेटा एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे सारी चीजों को समझाना पड़ रहा है। आई होप पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है आप सबको। आई होप ये पहला कॉन्सेप्ट कहां गया भाई? ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब वापस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मींस इकोनॉमी एज अ होल। जब सारी इकोनॉमी, दैट इज पूरी कंट्री के बारे में बात करेंगे, दैट इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कितने गोल हैं? पहला इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब रेट ऑफ जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब सबके पास क्या होने चाहिए? इनकम होनी चाहिए। इनकम होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? हाई। और तीसरा स्टेबल प्राइस। डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन हुआ तो किसको प्रॉब्लम? और डिफ्लेशन हुआ तो सेलर को प्रॉब्लम हुई तो क्या बढ़ जाएगा? क्योंकि वो क्या करेगा? अपने एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देगा। तो बेटा क्या बढ़ जाएगा? इस चीज को समझना है। और तुम्हारे मॉड्यूल में कहां लिखा है तुम्हें दिखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते नहीं हो। और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। प्रॉब्लम इज दैट कि एक एक पॉइंट तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों के पास मॉड्यूल तो है, ढूंढ के दिखा दे कोई मुझे, और मैं दिखा दूंगा तुम लोगों को 1 सेकंड में, क्योंकि तुम लोग पढ़ते नहीं हो। चलो लिखो पहले बेटा, इस इंट्रोडक्शन में पैराग्राफ में लिखा है जो मैंने पॉइंट्स में समझा है। हाँ ये क्या है वो देखो कहां। हाँ यही तो बोल रहा हूं, ये छोड़ते हैं, ये सिर्फ एमसीक्यू है बेटा। छोड़ते, अगर ये कंटेंट छोड़ दिया तो दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएंगे और काम खराब। चलो लिखो, हेडिंग डालो प्लीज। अच्छा बातें नहीं प्लीज, हेडिंग डालो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, क्योंकि आप लोग जब टॉपिक पढ़ रहे हैं दोबारा से लिखेंगे। लिखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। Macroeconomics is the study of economy as a whole. That is overall economic environment. Macroeconomics is the study of economy as a whole. That is overall economic environment. ब्रैकेट में लिखिए एग्रीगेट, और अंडरलाइन करिए यहां पे एक वर्ड को, इकोनॉमी एज अ होल एज वेल एज एग्रीगेट को। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट। ब्रैकेट में लिखिए बेटा एग्रीगेट, अंडरलाइन करिए बेटा इकोनॉमी एज अ होल एज वेल एज एग्रीगेट वर्ड को। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन से, द गोल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, the goals of macroeconomic are as, the goals of macroeconomic, the goals of macroeconomic are as, first लिखो economic growth, economic growth, डैश डाल के एक लाइन लिखो, इट मीन्स जीडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ब्रैकेट में लिखो फुल फॉर्म, इट मीन्स जीडीपी, ब्रैकेट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ब्रैकेट बंद, ग्रोज एट फास्टर रेट, ग्रोज एट फास्टर रेट देन पॉपुलेशन।
ग्रोज एट फास्टर रेट देन पॉपुलेशन। लाइन समझ आया? जीडीपी का जो रेट है वो किससे ज्यादा होना चाहिए? पॉपुलेशन के रेट से। मींस जीडीपी ज्यादा बढ़े कंपेयर टू पॉपुलेशन। अब एक बार बताओ, रिवर्स हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्लियर है सबको? सेकंड लिखो, सेकंड, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सेकंड लिखो, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, it means higher income, it means higher income and high living of standard. It means higher income and high living of standard, as well as, एक लाइन और, as well as higher output. It means high income, high living of standard as well as higher output. बेटा what is the meaning of higher output? एक मिनट, मैंने यहां पे इसके अंदर आपको 3 चीजें बताई। पहला पॉइंट, सबकी इनकम क्या होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इनकम ज्यादा होगी तो बेटा कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी क्या होगा? हाई। यहां तक समझ आया? एक वर्ड और लिख दिया, हाइयर व्हाट? बेटा हाइयर आउटपुट का मतलब क्या हुआ? यहां आउटपुट का मतलब क्या है? बेटा आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन से। बेटा आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्शन। सोच के देखिए, सोच के प्लीज। अगर मेरे पास, मेरी इनकम ज्यादा है, मेरी इनकम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, मेरी इनकम हो रही है तो बेटा मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं प्रोडक्ट को क्या करूंगा? परचेज। जब सबकी इनकम होगी तो सब लोग क्या करेंगे? परचेज करेंगे। जब ज्यादा परचेज होगा तो ज्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन। और जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो इंडिया की, सॉरी कंट्री की क्या होगी? जीडीपी ग्रो होगी। जब जीडीपी ग्रो होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। बेटा एक एक पॉइंट लिंक है। मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनकम से प्रोडक्शन का क्या लेना देना? इनकम मेरी हो रही है, आप सबकी हो रही है, इसका मतलब पूरी कंट्री में सबकी इनकम हो रही है। जब इनकम होगी तभी तो हम क्या करेंगे? बेटा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, क्या करेंगे? परचेज। जब हम परचेज करेंगे तो सेलर क्या करेगा? प्रोडक्शन करेगा। और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होता है उतनी कंट्री की क्या इंक्रीज होती है? जीडीपी। और जीडीपी इंक्रीज होती है तो कंट्री क्या करेगी? इकोनॉमिक ग्रोथ। हर पॉइंट एक दूसरे से क्या है? लिंक है। यहां बेटा आउटपुट का मतलब किससे है? प्रोडक्शन से। क्लियर है सबको लाइन? खाली एक मिनट वर्ड पे फोकस करो। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब खाली इनकम है? इनकम ज्यादा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ साथ एक चीज और ज्यादा, हायर आउटपुट। हायर आउटपुट मतलब प्रोडक्शन। आई होप क्लियर है। थर्ड लिखो, थर्ड क्या बताया था मैंने? स्टेबल प्राइस। थर्ड लिखिए, थर्ड लिखिए, स्टेबल प्राइस लेवल्स। स्टेबल प्राइस लेवल्स। अब इन्होंने इसके अंदर दोनों चीजें बताई हैं, इन्फ्लेशन एज वेल एज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब डाउन टर्न इन द इकोनॉमी। अभी बता रहा हूं, लिखना मत। डाउन टर्न, डाउन टर्न का मतलब क्या है? प्राइस क्या हो रहे हैं? कम। और इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस क्या है? बढ़ रहे हैं। इसका मतलब इन्फ्लेशन को क्या बोलते हैं? महंगाई। तो यही लिख रहा है बेटा, लिखो लिखो, स्टेबल प्राइस लेवल में डैश डाल के लिखो, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल। इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ सम पीपल, whereas deflation signals a downturn. Whereas deflation signals a downturn
in economy, whereas deflation signals a downturn in economy which may cause, इससे क्या होगा बेटा डिफ्लेशन से? इन्फ्लेशन से तो समझ आ गया, इन्फ्लेशन से क्या कम हो जाएगी? परचेजिंग पावर। जब महंगाई होगी तो हम लोग क्या नहीं करेंगे? हम में से बहुत सारे लोग क्या नहीं करेंगे? परचेज। अब मैं कह रहा हूं बेटा प्राइस कम हो गए, प्राइस कम हो गए तो प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, सेलर को। सेलर को होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी बेटा? बेटा क्या आ जाएगा मार्केट में? रिसेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेशन? सबको जॉब से निकाल देगा कौन? सेलर। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में प्राइस क्या हो गए? कम। जब प्राइस कम होंगे तो मेरे को प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा, और ऐसी सिचुएशन आएगी प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो मैं अपने एम्प्लॉइज को क्या कर दूंगा? जॉब से निकालूंगा। भाई मेरे को जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो मैं एम्प्लॉइज को सैलरी कहां से दूं? ठीक है, तो मैं जॉब से निकाल दूंगा तो सामने लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। जब जॉब नहीं मिलेगी तो क्या आ जाएगा? रिसेशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या बढ़ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट। लाइन समझ आ रही है? तो यही लिखना है इसके अंदर, इन्फ्लेशन सिग्नल्स अ डाउन टर्न इन इकोनॉमी which may cause recession and large scale unemployment. Deflation signals a downturn in economy which may cause recession and large scale unemployment. क्लियर है सर? अंडरलाइन करो जरा, अब एक एक करके अंडरलाइन करा रहा हूं। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या अंडरलाइन करोगे? जीडीपी फास्टर किससे होना चाहिए? किससे? पॉपुलेशन से। सेकंड, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 3 चीजों को अंडरलाइन कर लो। हायर आउटपुट, आउटपुट को अंडरलाइन करो, इनकम को अंडरलाइन करो, स्टैंडर्ड को अंडरलाइन करो। और यहां पे अंडरलाइन करना जरूर रिसेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वर्ड को। क्लियर है सर सबको? प्लीज। हाँ जी, सामने देखो, ये सब टॉपिक क्लियर है सबको? अब एक मिनट, अब नेक्स्ट किस पे आ रहे हैं? रोल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रोल इन इकोनॉमिक सिस्टम। अब इसको जरा थोड़ा सा समझो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है यहां तक पहुंचने के लिए पहले ये चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर मैं तुम लोगों को ये 3 फंक्शंस के बारे में समझाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ये 3 फंक्शंस को समझने के लिए पहले हमें रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ना है। और तुम्हारा जो चैप्टर है ना, तुम जब चैप्टर पढ़ते ये वाला पोर्शन छोड़ देते क्योंकि ये इंट्रोडक्शन में लिखा है। अरे इंट्रोडक्शन कौन पढ़ता है? हम तो कहां से स्टार्ट करते? हम तो गवर्नमेंट के रोल से स्टार्ट करते, इंट्रोडक्शन पढ़ा नहीं। और जब एमसीक्यू आता, ये कहां से एमसीक्यू आ गया? ये कहां से एमसीक्यू आ गया? तो सिलेबस में नहीं है, और उससे पहले टेस्ट में देता मैं। तो बेटा एक चीज वापस बोल रहे हो, तुम लोगों की स्टडी मॉड्यूल, मैं तुम लोगों को एक चीज वापस बता रहा हूं, तुम लोगों की स्टडी मॉड्यूल को ही बेस मान के मैं ये नोट्स आपको क्या करवा रहा हूं? प्रिपेयर। मैं हर चीज स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के ही करवा रहा हूं आपको प्रिपेयर। कहीं ना कहीं एक चीज वापस सुन लीजिए, आपके स्टडी मॉड्यूल को इसलिए बेस माना गया क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एमसीक्यू आपके मॉड्यूल से ही बनेंगे। ये चीज तो अच्छी है, सब्जेक्टिव नहीं है। सब्जेक्टिव होता तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पता क्या आती है? एक सब्जेक्टिव पेपर में एक ही प्रॉब्लम आती है, सर समझ तो सब आ गया, जब हम लिखने बैठते हैं ना तो सर लिखा नहीं जाता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सब्जेक्टिव पेपर। और ये प्रॉब्लम अभी नहीं बोल रहा, इस प्रॉब्लम के लिए कहीं ना कहीं बेटा एक सबसे बढ़िया तरीका है, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें उस कॉन्सेप्ट को घर पे जाके एक बारी रिवाइज करिए, और रिवाइज करके राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। द बेस्ट वे टू लर्न एनी थियोरेटिकल सब्जेक्ट
वापस बोल रहा हूं, द बेस्ट वे टू लर्न एनी थियोरेटिकल सब्जेक्ट क्या करनी पड़ेगी इसके लिए? राइटिंग प्रैक्टिस। तो प्लीज आपका एक सब्जेक्ट है बहुत अच्छा, लॉ तो है ही नहीं नाम, बहुत बढ़िया जा रहे हो तुम सब लोग। इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट का नाम? अरे इकोनॉमिक्स है, तो फिर तुम लोग लॉ कैसे बोल रहे हो? क्या क्या सर जी बताओ? सही जा रहे हो बेटा? कितने एक्ट हैं अभी? मैं तुम लोग एक मिनट, अभी तुम लोग उसके बारे में बात करते हैं। कितने एक्ट हैं? 7 एक्ट हैं। अब एक बोलेगा 6, एक बोलेगा 5, एक कहेगा कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, पब्लिक लाइफ लाइन ले लेते हैं। कौन सा एक्ट स्टार्ट हुआ है? पार्टनरशिप एक्ट। हाँ सही बोल रहे हो, 19। चलिए अच्छी बात है, वापस आ जाओ इस पे। अब आते हैं वापस नेक्स्ट सब टॉपिक बेटा प्लीज। नेक्स्ट सब टॉपिक है बेटा रोल ऑफ गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रोल, कुछ भी कह सकते हो प्लीज। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिकॉज मैं बार बार बोल रहा हूं, पॉइंट्स में समझा रहा हूं चीजों को, इसलिए जिससे आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। तुम्हारे मॉड्यूल ने तो पैराग्राफ चेप रखे हैं सारे जगह, और पैराग्राफ कहां से चेप रखे हैं? गूगल पे सर्च किया रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम, पहली वेबसाइट खुली विकिपीडिया, विकिपीडिया से कंटेंट कॉपी किया, पेस्ट किया, प्रिंट आउट निकाला, मॉड्यूल बनाई, स्टूडेंट को भेज दिया। सच बता रहा हूं, चेक कर लेना। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आके मुझे कहे कि सर अपने आप ऐसे बात करते हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। बेटा इंस्टीट्यूट के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। अपना सिस्टम सुधारिए, सिस्टम सुधारते नहीं है। अब आते हैं वापस, प्लीज समझिए, ध्यान से सुनो, ध्यान से। सबसे पहला इन्होंने इसके अंदर क्या बताया? 3 तरीके के, प्लीज 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, या 3 तरीके की इकोनॉमी होती हैं। यह आप लोगों को पता भी होगा। एक होता है बेटा जिसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट, एक होता है जिसको बोलते हैं सोशलिस्ट, और एक होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। अब प्लीज डिटेल नहीं दे रखी, बता रखा है, क्योंकि एमसीक्यू में फिर से क्वेश्चन बन सकता है। अब एक मिनट, डिटेल नहीं दे रखी, लेकिन पहला पॉइंट क्या बताया रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर इन्होंने, कि बेटा 3 तरीके की इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, या 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है सोशलिस्ट, एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है मिक्स्ड। अब सर मतलब क्या है? मतलब क्या है? तीनों में डिफरेंस समझ लो, सिर्फ आपको डिफरेंस समझा रहा हूं, लिखना नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है प्राइवेट प्लेयर्स को कह दो सारा काम अपने आप करो, अपने अकॉर्डिंग करो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे काम करो, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं यूएस के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम है दैट इज कैपिटलिस्ट। वहां पे आपको कितना प्रोडक्शन करना है, आपको कितना प्राइस रखना है, वो सब कुछ आप डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। सब कुछ किसको दे दिया? प्राइवेट को दे दिया सब कुछ। प्राइवेट अपने अकॉर्डिंग जो काम करना चाहती है करे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमम होगा। किसमें होगा? बहुत कम चीजों में होगा। जैसे डिफेंस के इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होगा, बस। बाकी सारी चीजें किसको दे दी? प्राइवेट को। अब आते हैं सोशलिस्ट का मतलब हर चीज में गवर्नमेंट का क्या होगा? इंटरफेरेंस। जैसे चाइना, आप अगर चाइना में बिजनेस करते हैं तो बेटा आप कितना प्रोडक्ट बनाते हैं वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट बताएगी। आप प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखेंगे, गवर्नमेंट बताएगी। हर चीज में गवर्नमेंट का क्या है? इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट। और मिक्स्ड का मतलब होता है इंडिया।
इंडिया के अंदर कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? मिक्स। मिक्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसमें कहीं ना कहीं बेटा प्राइवेट को भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, प्राइवेट को फ्रीडम दे रखा है, एज वेल एज गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी है। जैसे रूल्स रेगुलेशंस हर चीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे एक बात सोच के बताओ, अगर आप कंपनी ओपन करते हैं इंडिया के अंदर, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराना मैंडेटरी है, यस या नो? यस। आपको कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप क्या ओपन कर रहे हैं? कंपनी। तो अकॉर्डिंग टू, वापस बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आपको कंपनी को क्या कराना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेट। कौन बोल रहा है? गवर्नमेंट। आप कंपनी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, आप करिए, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के क्या करने पड़ेंगे? फॉलो। तो पहला पॉइंट सुन लो, पहला पॉइंट इन्होंने बताया, वापस बोल रहा हूं, 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, वन इज कैपिटलिस्ट, वन इज सोशलिस्ट, वन इज मिक्स। कैपिटलिस्ट में गवर्नमेंट का मिनिमम क्या होता है? इंटरफेरेंस। सोशलिस्ट में सब इंटरफेरेंस किसका होता है? गवर्नमेंट का। और मिक्स में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब आ रहा हूं, प्लीज सुन लो, अब आ रहा हूं इसी के अंदर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट प्लीज समझिए, सेकंड पॉइंट क्या बताया गया? हर गवर्नमेंट को, प्लीज, हर इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज सुन लो, हर इकोनॉमी में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेस क्या हैं? रिसोर्सेस क्या हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। और वॉन्ट्स क्या हैं? ये मैं पहले ही बता चुका हूं, दोबारा से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स। बेटा कहीं ना कहीं हर इकोनॉमी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वॉन्ट्स क्या हैं? अनलिमिटेड। और उन वॉन्ट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेस कैसी हैं? अब सोच के बताओ, सोच के बताओ बेटा, गवर्नमेंट के पास भी तो रिसोर्सेस कैसी हैं? लिमिटेड। और वॉन्ट्स कैसे हैं? इसका मतलब, एक मिनट, क्या गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेस के थ्रू सारे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकती है? हां या ना? नहीं, नहीं कर सकती। तो बेटा कुछ वॉन्ट्स को गवर्नमेंट क्या करेगी? सेटिस्फाई। और कुछ वॉन्ट्स को क्या रहने देगी? अनसेटिस्फाई। दैट इज द सेकंड पॉइंट बताया गया यहां पे। तो पहला पॉइंट बताया गया 3 इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, सेकंड पॉइंट ये बताया गया रिसोर्सेस कैसी हैं? रिलेटिवली लिमिटेड। और वॉन्ट्स कैसी हैं? तो बेटा सबकी वॉन्ट्स को गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? सेटिस्फाई। कुछ वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेगी और कुछ वॉन्ट्स को क्या रहने देगी? अनसेटिस्फाई। और इसी के अंदर तीसरा पॉइंट एक और बताया गया। बेटा 4 क्वेश्चन है, प्लीज सुन लो, 4 क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट के सामने आते हैं। वो 4 क्वेश्चन क्या हैं? आओ, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एक मिनट, एंड लास्ट पॉइंट। बस हो गया, कहानी कदम। एक मिनट प्लीज सुन लो। अच्छा, जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता मेरे को सबको इक्वली लेके चलना है। हर गवर्नमेंट के सामने 4 प्रॉब्लम आती हैं और वो 4 प्रॉब्लम, उन्होंने 4 क्वेश्चन बोले। गवर्नमेंट क्या बनाए? एक बात और, रिसोर्सेस कैसी हैं? उन लिमिटेड रिसोर्सेस के थ्रू पहले क्या बनाया जाए? एक बात और, रिसोर्सेस कैसी हैं? लिमिटेड। और वॉन्ट्स कैसी हैं? तो बेटा उन रिसोर्सेस के थ्रू पहले क्या बनाया जाए? ऑब्वियस सी बात है, पहले रोड्स बनाएं, पहले ब्रिजेस बनाएं, तो पहले उस रिसोर्सेस को कहां पे लगाएं? दूसरा, रिसोर्सेस को, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं? कैसे बनाएं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, किसके लिए बनाएं? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और लास्ट पॉइंट, अगर सारी रिसोर्सेस को आज ही क्या कर लिया, सारी रिसोर्सेस को आज ही यूटिलाइज कर लिया, तो फ्यूचर के लिए रिसोर्सेस बचेंगे ही नहीं। तो बेटा एक मिनट, हाउ मच रिसोर्सेस, हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी, हाउ मच रिसोर्सेस शुड बी अपार्ट,
कितनी रिसोर्सेस को आज यूज करें और कितनी रिसोर्सेस फ्यूचर के लिए बचा के रखें। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जिसको बोला गया यहां पे 4 क्वेश्चन। आप सुन लो। पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट। और ये हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट का मतलब फ्यूचर के लिए कितनी रिसोर्सेज को बचा के रखें। मुझे एक बताओ, रिसोर्सेज कैसी हैं? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। बेटा बेटा हैं लिमिटेड। आज ही मैं सारी रिसोर्सेज को क्या कर लेता हूं, यूटिलाइज। तो बेटा फ्यूचर के लिए कुछ रिसोर्सेज बचेंगी ही नहीं। तो बेटा फ्यूचर को भी तो दिमाग में रखती है गवर्नमेंट, तो फ्यूचर के लिए भी तो रिसोर्सेज क्या करके रखनी है, बचा के रखनी है। तो ये 4 मेजर क्वेश्चन है जो हर इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के सामने आते ही आते हैं। 3 पॉइंट क्लियर है? 3 पॉइंट। पहला पॉइंट में आपने क्या लिखना है? 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट के पास क्या है? अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेस। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? सबकी वांट्स को तो वो पूरा नहीं कर सकता, कुछ वांट्स को क्या करेगा? सेटिस्फाई, कुछ को अनसेटिस्फाई रहने देगा। तीसरा पॉइंट, हर गवर्नमेंट के सामने 4 प्रॉब्लम आती हैं, उनको प्रॉब्लम ना बोल के क्या बोला गया? क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? पहले इतना लिख लो तुम लोग, नहीं तो बाउंसर पड़ जाएगा इससे आगे। तुम लोग एक काम करो, रीडिंग ही कर लो। रीडिंग करा दूं? अरे नोट्स दिलवा के रीडिंग करा दूं, लिखवाऊं नहीं? क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों को पता तो है सारे कॉन्सेप्ट। कितने बोल रहे यस सर? अरे कितने बोल रहे यस सर? 1 2 बस। तो तुम दोनों एक काम करो, रीडिंग कर लो। तो मैं बोल तो रहा हूं। अब तुम लोग 1 मिनट, अच्छा तुम लोग एक काम करो, समझाता मेरा तो रीड तुम करते रहो यहां पे आके, क्या दिक्कत है? क्या हुआ सर? देखा ना? अच्छा मॉड्यूल लेके आए हो, रख दो, मैंने देखी हुई है। देखो हेडिंग डालो, रोल ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज, अच्छा पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, प्लीज लिख लो। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। प्लीज, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सिस्टम। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ economic systems. There are 3 types of economic systems, that is, क्या लिखेंगे? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। कैपिटलिस्ट, ब्रैकेट में लिख लेना। कैपिटलिस्ट का मतलब एक वर्ड में, कैपिटलिस्ट के ब्रैकेट में लिखो, ऑल रिसोर्सेज अंडर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल। ऑल रिसोर्सेज अंडर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल। इसका मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसका इंटरफेरेंस बिल्कुल मिनिमम है? गवर्नमेंट का। सब कुछ किसको दे दिया? प्राइवेट कंपनीज को। तो यही बोल रहा है कैपिटलिस्ट के ब्रैकेट में, ऑल रिसोर्सेज अंडर प्राइवेट इंडिविजुअल कंट्रोल, ब्रैकेट बंद। सेकंड लिख लो इसके अंदर, सोशलिस्ट। यहां पे क्या होगा? अंडर, ब्रैकेट में लिखो, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल। और नेक्स्ट लिखो मिक्स्ड। मिक्स के ब्रैकेट में लिखो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, क्या प्रॉब्लम है हर गवर्नमेंट को? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। 1 मिनट,
क्या वर्ड लिखेंगे लिमिटेड को? स्केर्स रिसोर्सेस। स्केर्स का मतलब है वांट्स के कंपैरेटिवली रिसोर्सेस कम होती हैं। तो सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम arises from the fact, basic economic problem arises from the fact that wants are unlimited, that wants are unlimited and resources available to satisfy wants are unlimited and resources available to satisfy wants are relatively limited. Therefore society cannot produce, therefore society cannot produce all economic goods and services, therefore society cannot produce all economic goods and services that its member desire to have. लाइन समझ आई? रिसोर्सेस कैसी हैं बेटा? लिमिटेड। वांट्स कैसी हैं बेटा? तो बेटा सबकी वांट्स को क्या नहीं कर सकते? सेटिस्फाई। तो सबके लिए गुड्स और सर्विसेज नहीं बन सकती, तो कुछ वांट्स को क्या करेंगे? सेटिस्फाई, और कुछ वांट्स को क्या रहने देंगे? अनसेटिस्फाई। अब थर्ड पॉइंट क्या बोला इसके अंदर? चार क्या राइज होती हैं हर गवर्नमेंट के सामने? प्रॉब्लम्स। उनको प्रॉब्लम्स ना बोल के क्या बोले गए? क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, और इस पे लिख लेना इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू आता है इस पॉइंट से। An economic system exists to answer the basic questions. An economic system exists to answer the basic questions like ABCD करके लिख लेना। An economic system exists to answer the basic questions like A. What to produce? B. How to produce? C. For whom to produce? For whom to produce? And finally D, how much resources should be set? लिखा है बेटा मैंने यहां पे, how much resources should be set, how much resources should be set apart to ensure future growth capacity. How much resources should be set apart to ensure future growth capacity? इसका मतलब सारी रिसोर्सेज में से कितनी रिसोर्सेज को मैं बचा के रखूं? किसके लिए? फ्यूचर के लिए। यहां तक क्लियर है? बोलिए वापस प्लीज। सबसे पहले चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया बेटा? पब्लिक फाइनेंस में कितनी यूनिट्स हैं? 4। कौन सी यूनिट स्टार्ट करी? फिस्कल फंक्शन। फिस्कल फंक्शन में पहला टॉपिक क्या पढ़ा? मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। कितने गोल हैं? 3। पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेबल प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन होना चाहिए, डिफ्लेशन होना चाहिए,
ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन होगा तो किसको प्रॉब्लम, और डिफ्लेशन होगा तो सेलर को प्रॉब्लम हुई तो क्या होगा, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सेलर को प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को जॉब्स मिलेंगी नहीं तो क्या आ जाएगा, रिसेशन, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्लियर है? फिर आते हैं सेकंड पॉइंट पे, गवर्नमेंट का रोल इकोनॉमिक सिस्टम में। पहला रोल, पहला पॉइंट कितनी तरीके की इकोनॉमिक होती हैं, 3। पहली जिसमें सब कुछ किसके हाथ में, दूसरा जिसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, और एक मिक्स। अगर मैं आपसे पूछता हूं चाइना में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है, क्योंकि वहां सब कुछ कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। इंडिया में मिक्स्ड है, और यूएस में। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, इसी में हमने पढ़ा कि हर गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम आती है, सब गवर्नमेंट को एक ही प्रॉब्लम आती है कि रिसोर्सेज कैसी हैं, लिमिटेड, बॉन्ड्स कैसी हैं, तो सबकी बॉन्ड्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। इसके बाद एक पॉइंट और बताया गया कि हर गवर्नमेंट के सामने 4 क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर उनको ढूंढने पड़ते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड हाउ मच रिसोर्सेज शुड बी सेट अपार्ट फॉर फ्यूचर ग्रोथ कैपेसिटी। आई होप क्लियर है? इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय।